नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बजट को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 1 फरवरी को सरकार आम बजट पेश करेगी जिसमें कई दावे और वायदे होंगे। ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि उनके लिए इस बार क्या खास रहेगा। वहीं हर बार की तरह इस बार वित्त मंत्री और सरकार से कुछ उम्मीदें भी हैं जिन्हें वो पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। क्या है ये उम्मीदें, क्या है इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न्स, और ऑफ कोर्स जिस तरह का अभी डेटा आया है जीडीपी की तरफ से, वहाँ पर भी हमने देखा है कि एग्रीकल्चर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सेक्टर्स में हमने यहाँ पर लोअर ग्रोथ FY25 के लिहाज से रिपोर्ट होते हुए देखी है। यानी कि एग्रीकल्चर के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर कुछ बेहतर आते हुए नजर आए हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं इन्फॉर्मेक्स रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट मनोरंजन शर्मा, साथ ही जुड़ेंगे सिस्टमैटिक्स ग्रुप के हेड ऑफ रिसर्च स्ट्रैटेजी एंड इकोनॉमिक्स धनंजय सिन्हा। दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। मनोरंजन जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, और अब जिस तरह से हमने इन्फ्लेशन की चिंताएं यहाँ पर आते हुए देखी हैं, ग्रोथ के नंबर्स में भी यहाँ पर कंसर्न्स आते हुए देखी हैं, जिस तरह के जीडीपी नंबर्स और ग्रोथ के नंबर्स FY25 की तरह वजह से यहाँ पर आए हैं, स्लाइटली ऑन द पॉजिटिव साइड है एग्रीकल्चर को ऑफकोर्स लेते हुए। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन इसी तरफ। हाँ मैडम, आप सही कह रही हैं कि कुछ कंसर्न्स उभर कर आए हैं जीडीपी नंबर्स के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में। लेकिन मेरा सबमिशन है आपसे, अनुरोध है कि अगर आप चीजों को एक उचित ऐतिहासिक और तुलनात्मक परिवेश में देखेंगी तो आप पाएंगी भारत वैश्विक पटल पर एक ग्रोथ ड्राइवर बनकर उभरा है, जहां पे वैश्विक ग्रोथ तकरीबन 3.2, पिछले साल 3.2 थी, इस साल भी 3.2 रही है, और अगले साल हमको उम्मीद है कि 3.3% की ग्रोथ होगी। तो भारत में थोड़ी बहुत गिरावट के बावजूद हम लगातार ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहाँ 6.5-7% की ग्रोथ है। हाँ, यह अवश्य है कि हम इससे बहुत बेहतर कर सकते हैं और हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ठीक है, अभी जो वैश्विक हालात हैं, और हमको लगता है कि इस तरह का ग्रोथ, दिस इज समथिंग हियर टू स्टे। अगले 15-20 साल तक हम लगातार 6.5, 7, 7.5% की ग्रोथ हासिल करेंगे, जो वैश्विक स्तर पे अगर आप देखें किसी भी बेंचमार्क के तहत, किसी भी पैरामीटर के तहत, तो एक अच्छा है। इन्फ्लेशन एक कंसर्न है, लेकिन इन्फ्लेशन भी एक वैश्विक कंसर्न है। रिटेल इन्फ्लेशन, जिसको हम आम भाषा में CPI कहते हैं, कई महीनों में 6% से ऊपर गया। फूड इन्फ्लेशन, जो एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि वो समाज के निचले तबके के लोगों को, फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स को ज्यादा हिट करती है। कई बार अक्टूबर में 10% के ऊपर थी, और नवंबर के जो मुद्रास्फीति के आंकड़े आए वो भी 9% से ऊपर थे। लेकिन रिटेल इन्फ्लेशन 6%, इसमें बहुत मिलजुल कर एक समन्वित प्रयास हो रहा है भारत सरकार द्वारा, भारतीय सेंट्रल बैंक अर्थात रिजर्व बैंक के द्वारा, और हमको उम्मीद है कि धीरे धीरे मुद्रा स्थिति पे भी कुछ कंट्रोल मिलेगा। मिस्टर शर्मा, एक तो बात ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन है, दूसरा आप कहेंगे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की भी चिंताएं अब यहाँ पर बढ़ रही हैं। रुपये में हमने गिरावट आते हुए देखी है, अच्छा खासा डिप्रिसिएशन है, और ज़्यादातर इकोनॉमीज एशियन मार्केट्स में उसी तय पर हैं। रुपी डिप्रिसिएशन को अच्छा भी माना जा रहा है बिकॉज उसके कई सारे यहाँ पर प्रोज भी हैं। लेकिन जिस तरह से हमने इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ते हुए देती हैं, खाने के तेलों की अगर एक एग्जांपल ले लें, साथ ही साथ रुपए में भी डिप्रिसिएशन है। आप कहेंगे यहाँ पर जो भी होलसेल के प्राइसेस हैं, रिटेल में ऑफ कोर्स प्राइसेस अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इवन है सरकार यहाँ पर लगातार कहती रहती है कंपनीज़ को कि यहाँ पर प्राइसेस कंज्यूमर्स के लिए कुछ कम किए जाएँ। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ बिग गैप देयर। आप कैसे देखते हैं ये पूरे सिनेरियो को? मैडम, आपने कई मुद्दे उठाए हैं, तो मुझे 1 मिनट समय दीजिए जिससे मैं आपकी बातों का जवाब दे सकूं। रुपी डेप्रिसिएशन पे आपने चिंता व्यक्त की है, तो ये रुपी डेप्रिसिएशन एक तरह से टू फोल्ड इम्पैक्ट करता है। एक तरफ इसका कुछ, जैसा कि आपने इंगित किया, एक्सपोर्टर्स को फायदा मिलता है, हमारे एक्सपोर्ट्स वैश्विक बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। दूसरी तरफ रुपी डेप्रिसिएशन को अगर आप एक उचित परिवेश में देखेंगे तो ये भी पाएंगे हमारा रुपी जो डिप्रिशिएट हुआ, रुपया जो नीचे गिरा है, वो आमतौर पे सिर्फ डॉलर के मुकाबले गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक बहुत एक मानक प्रक्रिया है, जिसको वो एक 12-15 करेंसीज के अगेंस्ट देखते हैं, जिसको RER बोलते हैं, रियल एंड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट। तो उसमें बहुत सारी करेंसी के खिलाफ, मार्क के खिलाफ, येन के खिलाफ, यूरो के अगेंस्ट में, पाउंड के अगेंस्ट में, और उन सबके अगेंस्ट में देखेंगे तो आप पाएंगी
रुपए में कोई इतना ज्यादा अवमूल्यन नहीं हुआ। हाँ, डॉलर के मुकाबले हुआ है, लेकिन बाकी करेंसीज में भी जो अवमूल्यन हुआ है उससे बहुत ज्यादा है। और भारत में बाकी करेंसीज के खिलाफ कोई खास अवमूल्यन नहीं हुआ है। रिटेल प्राइसेस बढ़ जाती हैं। हम लोग का एक मेन जो हम इंपोर्ट करते हैं उन वस्तुओं में, अगर मैं भारत सरकार की भाषा में बोलूं तो एक आइटम होता है जिसको पीओएल कहते हैं, पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स। तो पेट्रोलियम का हम तकरीबन 80% इंपोर्ट करते हैं, गैस का 50%। ये एक ऐसी चीज है जो इन इलास्टिक डिमांड है। हमको जो धंधो करना है तो हम इसको बंद नहीं कर सकते। तेल का एक कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो तेल की कीमतों का बढ़ोतरी पूरी अर्थव्यवस्था को एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, पूरे एक अच्छा। विकास स्पेक्ट्रम को। तो इससे कुछ धक्का लगता है, लेकिन अभी वैश्विक स्तर पे जो वर्तमान स्थितियां बन रही, मुझे नहीं लगता तेल की कीमतों में कोई खास उछाल होगा आने वाले दिनों में। फेयर पॉइंट। धनंजय जी, आपको भी इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे और आपके समक्ष कुछ नंबर्स रखना चाहूंगी। अगर हम देखें अभी भी जो ये डिलॉयट की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि 2024 में भी 46% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड में है, लेकिन अगर हम बाकी नंबर्स देखें तो 11% का ही कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल एग्री प्रोडक्शन में। उसमें से जो एक्सपोर्ट है फूड का वो सिर्फ 2 से 3% है, और इसमें भी अगर हम प्रोसेस्ड फूड कैटेगरी में जाएं एक्सपोर्ट्स को लेके तो वो इवन डाउन एट 1 to 2% है। आप कैसे देखते हैं एग्रीकल्चर एज अ स्टेट ऑफ अफेयर्स इंडियन मार्केट्स में? सो बेसिकली क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जीडीपी नंबर का जो आकलन है उसमें, क्योंकि आपका जो खरीफ सीजन अच्छा गया और सोइंग रबी सीजन में भी अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि आपका मानसून इस साल अच्छा सेटिस्फैक्ट्री हुआ है। तो लास्ट ईयर के मुकाबले जो लास्ट ईयर जो घटा घटा हुआ था जो उत्पाद, वो उस बेस पे अच्छा ग्रोथ है, 5% के आसपास ग्रोथ ये सरकार ने अनुमान लगाया है। तो जी। बेसिकली वो जो है प्रोडक्शन का जो रिबाउंड है वो ठीक ठाक है, आई वुड से। तो इसके कारण तो एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। हमने थोड़ा और जो भी मतलब एनालिसिस किया, इसके कारण जो है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके कारण आपका जो इनकम जो हो रहा है फार्मर्स को, या वेज इनकम जो ग्रोथ है वो ग्रोथ इतना ज़्यादा हो नहीं रहा है, क्योंकि अर्बन एरियाज में से जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, जो गवर्नमेंट ने जो अभी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स कम अप विद अ न्यू रिपोर्ट, वो उन्होंने बताया कि जो है उसमें करीब करीब 12 से 13% का घट रिडक्शन हुआ है माइग्रेशन में। तो उसके कारण रूरल में काफ़ी इंटेंसिटी बढ़ रहा है लेबर फोर्स का, और काफ़ी लोग जो है एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। तो इसके कारण एवरेज इनकम जो है, एवरेज वेजेस, वो रियल टर्म्स में घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। तो बेसिकली जो भी जीडीपी नंबर्स हम बता रहे हैं उसके कारण, एग्री जीडीपी में जो भी नंबर है उसके कारण आमदनी लोगों का नहीं बढ़ रहा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सरकार ने एट स्टेट लेवल्स दे हैव स्टार्टेड टू गिव डोल आउट्स एंड स्टफ। तो इनकम सपोर्ट स्कीम तरह तरह के लेवल पे सरकार ने दिया है। तो वो एक अर्बन टू रूरल जो इनकम फ्लो होता है, रिपैट्रिएशन होता है, वो मेरे हिसाब से वो घट रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन इट्स ओन मे हैव बीन डूइंग समथिंग बेटर, बट इनकम का जो इफेक्ट है वो थोड़ा वीक ही है। वेल एब्सोल्युटली। धनंजय जी, अगर हम ओवरऑल नंबर्स भी देखें, अगर हम एफएमसीजी कंपनीज की बातें सुने और वो लगातार हमें ये बताते रहे हैं अपने अर्निंग्स के आसपास कि रूरल में पिकअप खरीदारी में नहीं देखने को मिला है, अर्बन भी काफ़ी हद तक यहाँ पर एक प्लाटू होता हुआ दिखा है, क्या ये कंसर्न आगे जाकर अब भी है? क्योंकि हमने पिछले 3 से 4 क्वार्टर्स इस तरह से देखे हैं। जी, तो आपने सही कहा। बेसिकली अर्बन में जो अब कोविड के बाद हम देखें तो अर्बन में जो है उछाल आया था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अर्बन एरियाज में क्योंकि लोगों को एक्सेस होता है टेक्नोलॉजी के, वर्क फ्रॉम होम वगैरह था, तो उसके कारण बॉयंसी कुछ सेक्टर्स में आया था। बट बाय एंड लार्ज अर्बन एरियाज में इफ यू लुक एट फॉर्मल सेक्टर्स बियॉन्ड बैंकिंग या आईटी या इस तरह के सेक्टर्स, बहुत ज़्यादा इनकम ग्रोथ नहीं हुआ, जबकि इन्फ्लेशन का इफेक्ट काफ़ी हाई रहा है। तो स्पेशली फूड इन्फ्लेशन और ओवरऑल इन्फ्लेशन को आप एडजस्ट करें तो इसमें हमने ये देखा है कि अर्बन एरियाज में भी जो है इनकम रियल टर्म्स में एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर आप 9.5 लाख के से नीचे अगर आपका
सालाना वेतन है तो वहाँ पे जो इफेक्ट लार्जर पॉपुलेशन में है, और ये आगे जाके हम ये देख रहे हैं कि भाई कि अगर आप फॉर्मल सेक्टर का जो टॉप लाइन ग्रोथ देखें उससे लैग करता है कॉम्पनसेशन ग्रोथ, और वो स्लो डाउन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो टोटल कॉम्पनसेशन ग्रोथ है नॉन फाइनेंस कंपनीज का करीब करीब 5 से 6% है, और टॉप लाइन ग्रोथ 4% के आसपास है। ये मुझे आगे भी बरकरार दिखता है, तो मेरे ख्याल से अर्बन स्लो डाउन इज डेफिनेटली देयर। रूरल में हमने ये देखा है कि थोड़ा थोड़ा जो है मतलब वो जो नेगेटिव रियल वेजेस था, मंथली डेटा में थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, आई वुड से समवेयर अराउंड 1 और 2% रियल टर्म्स, बट ये सस्टेन करेगा कि नहीं ये देखने वाली बात है। तो मेरे ख्याल से जो सरकार थोड़ा बहुत स्पेंडिंग शुरू किया है, थोड़ा सा तेजी उसमें है, तो थोड़ा पॉजिटिव उसमें रियल टर्म्स में दिख रहा है, बट नथिंग टू राइट होम अबाउट। बाई एंड लार्ज मुझे लगता है कि इसमें पॉलिसी लेवल पे जोर देने की जरूरत है। मुझे लगता है बजट में भी इस तरह पे जो रूरल एरियाज है और एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको सपोर्ट मिलेगा। एब्सोल्युटली। अगर हम FY25 के नंबर्स भी देखें जो आपकी स्क्रीन पे एज ऑफ नाउ फ्लैश कर रहे हैं, जो 3 मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं जीडीपी के, फिर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेड एंड होटल्स है, फाइनेंस और रियल एस्टेट है, सभी में हमने लोअर ग्रोथ यहाँ पर आते हुए देखी है। तो क्लियरली वो जीडीपी के नंबर्स में काफ़ी क्लैरिटी के साथ वो स्लो डाउन यहाँ पर नज़र आता हुआ। लेकिन वापस अगर यहाँ पर एग्रीकल्चर पे आए, और मनोरंजन जी ये सवाल आपसे है, सरकार का एक यहाँ पर टारगेट था कि मार्च 2025 तक 10,000 FPOs बनाए जाएंगे। हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 90% तक वो टारगेट यहाँ पर अचीव होता हुआ नजर आया है। FPOs एक ग्रेट कॉन्सेप्ट है, हमने ऑलमोस्ट 7,500, 8,000, 8,500 जैसे FPOs यहाँ पर आते हुए देखे भी हैं, लेकिन जो उनकी कॉलिंग पावर है या फिर जो जिस तहत ये बनाया गया था, काफ़ी हद तक आप कहेंगे कि वो सॉल्व नहीं हुआ, हमने वो बहुत बड़ा ईल्ड यहाँ से निकलते हुए नहीं देखा। बिल्कुल मनीषा जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। एफपीओ बनाने का मूलभूत उद्देश्य जो औचित्य था वो था कि अगर आप पिछले 30, 35, 40 साल से देखें भारतीय कृषि व्यवस्था, तो जिसको हम कृषि में फार्म गेट प्राइस करते हैं, जो किसानों को जो मूल्य मिलता है वो रिटेल प्राइस का तकरीबन 1/3 मिलता है। तो अगर हम उसके बीच के जो लिंक्स हैं, जो इंटरमीडिएरी लिंक्स हैं, उसको कम कर सकें, उसका प्रभाव कम कर सकें, तो किसानों को अपनी फसल का ज्यादा बेहतर हिस्सा मिलेगा और वो एक अच्छा असर होगा। तो जैसा कि आपने बोला, ये एक बहुत ही साहसिक, बहुत ही अच्छा कदम था, और 1 लाख की जगह पे तकरीबन मुझे लगता है करीबन 10,000 ये एफपीओ बने। लेकिन साथ साथ ये एफपीओ कितने हद तक प्रभावी हैं, अभी हाल में एक रिपोर्ट आई थी और उसमें उन्होंने कई चीजों के ऊपर इंगित किया था कि इसमें कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स दोनों की आवश्यकता है, और स्ट्रक्चरल इश्यूज में इनको क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स का पूरा विकल्प नहीं है, महिलाओं की पूरी भागीदारी नहीं है। इस तरह के बहुत स्टेट ऑफ इंडिया लाइवलीहुड रिपोर्ट SOYL के नाम से बहुत मशहूर हुई, तो इसमें बहुत सारे संस्तुतियां दी गई हैं, सिफारिशें की गई हैं। उन पे अगर अमल किया जाए तो इनकी संख्या में एक गुणात्मक वृद्धि होगी, और साथ साथ इनके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पैरामीटर्स दोनों में सुधार होगा। वेल एब्सोल्युटली, एंड आई अंडरस्टैंड ये फाइनल राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग है आप दोनों से ही, और काफ़ी सारी लंबी लंबी लिस्ट यहाँ से निकल के आ रही हैं कि बजट में एग्रीकल्चर को यहाँ पर क्या मिलना चाहिए। लगन एक चीज़ हो मनोरंजन जी, आप यहाँ पर हाईलाइट करना चाहें कि बजट में अगर ये आए तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, तो वो क्या होगी? बहुत सारे डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, इस तरह के बहुत सारे प्रयास किए सरकार ने, पूरी तरह से असर नहीं हुआ। लेकिन मेरा मानना है हाई वैल्यू क्रॉप्स, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, उसके अलावा हमारे ध्यान इस चीज पे फोकस केंद्रित होने चाहिए कि किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिल सके। तो वो उस तरह के कुछ नवोन्मेषी, कुछ इनोवेटिव प्रयास किए जाए तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। ऑलराइट, एंड आप क्या कहेंगे धनंजय, अगर एक चीज़ आपकी बात फाइनेंस मिनिस्टर माने तो क्या होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि देखिए एग्रीकल्चर पे बहुत जो डिपेंडेंस हो रहा है वो एक चिंताजनक
ट्रेंड है। आई वुड से कि पिछले 30-40 सालों में पहली बार हमें दिख रहा है कि भाई डिपेंडेंस इंक्रीज हो रहा है, और मेरे हिसाब से इसके कारण आपका जो है फार्म का जो लैंड होल्डिंग वो सब डिवाइड हो रहा है और प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है। तो आई थिंक दे शुड बी फोकसिंग ऑन टेकिंग मोर इंडस्ट्रीज क्लोजर टू द फार्मर्स। तो आप जो है लोकल लेवल पे फूड प्रोसेसिंग या एग्री रिलेटेड वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेजेस, ये सारे जो एक्टिविटीज़ है जो है आप इंडस्ट्रियल सेगमेंट को आप फार्मर्स के पास ले जाए या फार्मिंग सेक्टर विलेजेस के पास ले जाए, वो एक बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत है। बजट इज़ नॉट अ गुड इनफ इंस्ट्रूमेंट टू अफेक्ट दिस। एटलीस्ट दे कैन एक्चुअली इंडिकेट दैट कुछ इस तरह का जो स्ट्रक्चरल प्रोसेस बनाए जिसके कारण जो है लोग जो वहाँ पे प्रोडक्टिवली यूटिलाइज हो पाए और एवरेज प्रोडक्टिविटी लेबर का जो वो इम्प्रूव हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा रोजगार के लिए, आमदनी के बढ़ोतरी के लिए। ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल रहेगा अगले 4-5 सालों तक। पॉइंट टेकन। मनोरंजन जी, धनंजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जीडी पर रिएक्ट तो करने के लिए ही, साथ ही साथ एग्रीकल्चर में क्या कंसर्न्स हैं और बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी हमारे दर्शकों के साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए। सो रियली अप्रिशिएट योर टाइम। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है और ब्रेक के बाद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO इंडिया सचिन जैन से होगी खास बातचीत। सचिन जैन जुड़ रहे हैं जो कि MD हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के। सचिन, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समझ निकालने के लिए और आपको 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद मनीषा, थैंक्स फॉर गेटिंग। आप क्या कहेंगे 2024 अगर हम बाइंग के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर हमने देखा ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आता हुआ। ETF में अच्छी खासी खरीदारी थी, एक इन्वेस्टमेंट सर्ज था और सबको लगने लगा था कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होना ही चाहिए और सोने ने उन सबको रिटर्न दिया भी। क्या 2025 में यही ट्रेंड, यही सोच लेकर चलें? मेरे हिसाब से मनीषा, जो ये ट्रेंड शुरू हुआ है ये लंबा दौर चलेगा और 2025 में आप ये जो डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो की बात आपने उठाई है ये बरकरार रहेगी और इस पर कंज्यूमर एंड नॉट और कई तरह के कंज्यूमर, एक मिडिल इनकम, हाई इनकम ग्रुप्स और जैसे फैमिली ऑफिसेज का काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है और पिछले काफ़ी समय से हमारी पूरी टीम फैमिली ऑफिस के क्वेश्चन एड्रेस कर रही है बिकॉज एक डाइवर्सिफिकेशन ये अभी शुरुआत हुई है और इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। और जो जैसे रिटर्न एक गोल्ड ने दिया है पिछले साल, उसको देखते हुए एक जो सेफ हेवन है, एक राइट डाइवर्सिफिकेशन है, इस पर काफ़ी हमारा बढ़ोतरी मिलेगी। तो आई एम वेरी सर्टेन कि 2025 में तो बहुत अच्छे से हम लोग एक फाइनेंशियल जो एक रोल गोल्ड का है और जितनी आर्गुमेंट गोल्ड की रहती है फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू विल स्टे ऑन। हम बहुत सारे लोगों से बात करते रहते हैं सचिन, और ज़्यादातर लोगों का मानना है कि हम 3000 का लेवल भी देखेंगे, शायद हम 2500 का भी देखेंगे। तो क्या हम 2025 में इतनी ज़्यादा वॉल्टिलिटी के साथ आ रहे हैं? हमारा सोचना ये है कि एक तो हम प्राइस इंडिकेशन नहीं देते हैं मनीषा, मगर एक जो आप देखिए जो स्तंभ हैं जिनके ऊपर ये चल रहा है, ये एक इंडिकेशन यही देते हैं कि गोल्ड का या तो स्टेबल टू स्लाइड ग्रोथ रहना चाहिए, विच इज परफेक्ट, विच इज हाउ इट शुड बी। ज़्यादा वॉलेटिलिटी ऊपर या नीचे दोनों तरफ ही खराब है। तो हमारे हिसाब से 2025 काफ़ी स्टेबल ईयर गोल्ड का रहना चाहिए। और जिसे कहते हैं कि ज्वेलरी की कंजम्पशन है और फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कंजम्पशन है, हमारा हमेशा कहना ये रहता है कि लुक एट इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म, थोड़ी दूरदर्शिता से अगर आप देखें तो गोल्ड विल ऑलवेज हमेशा ही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। एक और चीज़ जो बहुत ही बज़ के साथ शुरू हुई है इस साल में वो हॉलमार्किंग को लेकर है। वाइल गोल्ड ज्वेलरी इज़ मैंडेटरी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बुलियन की हॉलमार्किंग, चांदी की हॉलमार्किंग, चांदी आर्टिफैक्ट्स की हॉलमार्किंग, इसे आप कैसे देखते हैं? हमारा सुनना यह है कि अगर किसी भी तौर पे एक ट्रांसपेरेंसी से और एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, उसमें एक हॉलमार्किंग आए तो बिल्कुल आनी चाहिए। और बड़े प्राउड होकर मैं बोलता हूँ कि जो ज्वेलरी हॉलमार्किंग है, हमारा ही एक पहला ऐसा देश है जहाँ पे ज्वेलरी हॉलमार्किंग मैंडेटरी है, इट्स बाय लॉ रिक्वायर्ड। आप सोचिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि पूरा संसार हमारे देश से प्रेरित होकर कुछ चीज़ करेगा। तो इसमें अगर हॉलमार्किंग हमारी बुलियन ट्रेड में आती है तो इट्स अ गुड थिंग। सो इन द लॉन्ग टर्म एक कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस और गोल्ड में ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, इसको हम इसमें सपोर्ट करते हैं। आप बजट राउंड द कॉर्नर है और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से आप क्या कहेंगे? अगर एक 1, 2, 3 आप हमें बता सकें जो आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन फाइनेंस मिनिस्टर को गए हैं, तो क्या है? हमारा पहली चीज़ तो ये है कि धन्यवाद। एक तो पहले तो एक एक्नॉलेजमेंट और ग्रेटिट्यूड। 9% ड्यूटी कट का एक कोई ड्यूटी कट हुई, लेकिन मोर देन ड्यूटी कट एक सरकार ने ऐसा स्टेप लिया कि पूरा जो हमारा बिजनेस है, पूरी इंडस्ट्री एक पार पे ऑपरेट कर रही है। पहले 2 दरों पे थी, एक ग्रे मार्केट चलता था, एक वाइट मार्केट चलता था। एक हाई जैसे एक ऑर्गेनाइज प्लेयर है उसको बहुत दिक्कत आती है नॉन ऑर्गेनाइज प्लेयर से। तो मेरे हिसाब से एक वो पूरा
एक सिंपल एक सेंटेंस में हमारी रिस्पेक्टेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने वो पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैट इज नंबर 1। और बाजार को डर लग रहा है कि ये रिव्यू तो नहीं हो जाएगा इस बजट में? मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, बिकॉज ये जो स्टेप लिया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप था, एंड दैट इज नॉट जस्ट साल दर साल चेंज नहीं कर सकते, राइट? नहीं, वो तो वही कुछ भी चेंज हो सकता है, बट मेरा सोचना ये है कि जिस तरह के स्टेप्स आज की डेट में हमारी सरकार ले रही है, इतने महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं, लॉन्ग टर्म स्टेप्स हैं, बड़े स्टेप्स हैं, ये स्टेप एक हमारे देश को एक सर्टेन दिशा में लेके जा रहे हैं, और दिशा चेंज मेरे को नहीं लगता होनी चाहिए इतनी जल्दी, जो नहीं होगी। और इसके साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं मार्केट में, उनको वो ज़रूर एनालाइज कर रहे हैं। तो हमारी कई सारी ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई हैं कि उसके समझने के इसकी जो ड्रॉप हुआ है, बड़ा ईजी है कहना कि जी गोल्ड की इंपोर्ट बढ़ गई, लेकिन इसके साथ और बहुत चीज़ें हुई हैं। और इस साल के एंड में आप पहली बार देखेंगे कि गोल्ड का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जीडीपी पे कितना है, हमारी एम्प्लॉयमेंट कितनी है, और हमारा एक देश को जो हम योगदान देते हैं वो कितना है। तो आई थिंक दैट विल कम आउट पहली बार इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, एंड इसका सपोर्ट हमें मिलेगा। इससे कनेक्टेड बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे कनेक्टेड चीज़ें हैं कि आपका जीएसटी कलेक्शन है, आपका कंज्यूमर जो दुकान में आता है उसको कैश की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम पूरा इम्पैक्ट हुआ है इससे, जो आई एम श्योर थोड़ा समय लगेगा टू गिव द रियल रिजल्ट। ओके, तो ये तो वन हुआ। फिर आप देखिए सेकंड हमारा एक है कि डिजिटल गोल्ड एक ऐसा एक प्रोडक्ट है जो अपनी एक इट्स गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलर ओवर द इयर्स। बड़ा इजी प्रोडक्ट है, यंगस्टर्स को आप देखें वो बहुत समय अपनी जब उठे हुए ज़िंदगी में फ़ोन पे ही रहते हैं, और बड़ा इजी प्रोडक्ट के साथ है, लेकिन ये अभी रेगुलेटेड नहीं है। तो हमारा हमेशा एक वो रहता है कि एक कंज्यूमर को जब वो एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में करे तो उसको एक रेगुलेशन या किसी गारंटी और किसी प्रूफ के साथ वो एक करे। वो भी एक एरिया है जिसमें हमने रिक्वेस्ट करी है सरकार से कि इसको रेगुलेशन लाया जाए, सो दैट एक कंज्यूमर ऑन द स्ट्रीट या कंज्यूमर ऑन द फोन इज नॉट सॉर्ट ऑफ चीटेड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और तीसरा हमारा है कि ईटीएफ में हमारे कई सारी चीज़ें हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी हैं फंजिबिलिटी को लेके, कि ईटीएफ जो है क्योंकि पूरा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, हाउ कैन ईटीएफ बी वर्किंग विद द ज्वेलरी कम्युनिटी, कि अगर मेरे अकाउंट में मानिए 100 ग्राम ईटीएफ है तो मैं इसको अगर इन कैश कर पाऊँ तो एक ईज ऑफ माइंड कंज्यूमर के दिमाग में आएगा। तो ये इस पर हम काम कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट से डिस्कस कर रहे हैं। सचिन, ऑल्सो किस तरह के इम्पोर्ट्स, अब आप किसी एक फाइनल फिगर पे पहुंच पाए हैं कि कितने इम्पोर्ट्स हमने पिछले साल में देखे हैं? मनीषा, हमारा प्रोजेक्शन था 700 से 800 टन, और हमारा अब भी सोचना ये है कि उसी रेंज में रहना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें जैसे आप इस साल 2024 में इतनी बढ़ोतरी हमने गोल्ड के प्राइस में देखी है, तो उसी टन को मेंटेन करने के 2 रीजन रहे हैं। एक तो एक ग्रे बिजनेस कंप्लीटली बंद है, तो आप राइट नंबर देख रहे हैं। सेकेंडली एक रिफ्लेक्शन हमारे देश की जो ये प्रगति हुई है, जो हमारी स्ट्रेंथ है आज की डेट में, उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। सो आई थिंक द नंबर शुड बी बिटवीन 700 to 800 टन। अनदर 2 हमारे 2 हफ्ते में एग्जैक्ट नंबर्स आ जाएंगे, बट इट्स बीन अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग ईयर फॉर अस। अब 2025 की अगर यहाँ पर बात की जाए तो आई अंडरस्टैंड वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने काफ़ी सारा यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है टू एंश्योर कि गोल्ड की अवेयरनेस, गोल्ड के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैले। 2025 के लिए अब क्या प्लान्स हैं मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अवेयरनेस को लेकर? सबसे पहला तो मनीषा थैंक यू, आप अब हमारे से 2025 के जो हम कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स हम लोग लेना चाहते हैं इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री के द्वारा। तो हमारे ये है, तो पहला हमारा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन में अनवील करी थी करीब 6 महीने पहले। उसकी पहली रजिस्ट्रेशन 2 महीने में चालू हो जाएगी। उसकी टीम तैयार हो रही है, और उसका पर्पस ये है कि एक ट्रस्ट का एक जो एलिमेंट, एक डेफिसिट है हमारी इंडस्ट्री में, वो मिनिमाइज हो और हम अच्छे से काम कर पाएं। अगर आपका साइज ऑफ बिजनेस स्मॉल है या लार्ज है, दैट शुड नॉट मैटर। अगर आपकी दुकान जवेरी बाजार में है या चांदनी चौक में है, तो आपको बिजनेस अच्छे से करना है तो कैसे करा जाए। तो पूरी इंडस्ट्री को आगे लेकर हम बढ़ना चाहते हैं। तो ये पहला है IAGES, इंडिया एसोसिएशन फॉर गोल्ड एक्सीलेंस स्टैंडर्ड्स, जो अब अनवील हो रही है इंडस्ट्री के द्वारा, इंडस्ट्री बोर्ड में है, और उसको आगे बढ़ाएंगे। दैट इज़ वन। सेकेंडली हम लोग एक हमारा प्रोजेक्ट है, उसका नाम है स्वर्ण उड़ान 2047, और इसमें हम लोग ग्लोबल जो वर्ल्ड के बेस्ट फ्यूचर थिंकर्स हैं उनको लेके आए हैं, सारी इंडस्ट्री को हम कंसल्ट कर रहे हैं। और द इंटेंशन इज सरकार के साथ हम एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहते हैं कि 2047 में अगर हमारा देश एक विकसित भारत हो जाएगा, हम डेवलप्ड नेशन होंगे और हमारी $30 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी, तो उसमें गोल्ड का रोल क्या है, उसमें गोल्ड का रोल इनोवेशन के लिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है, GDP के लिए क्या है, और उसकी तैयारी इंडस्ट्री को 2040 के लिए, 2030 के लिए और आज क्या करना है। तो ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है। और तीसरा हमारा अगेन जो बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, उसको हम बोल रहे हैं प्रोजेक्ट हाईवे। उसमें हम लोग उसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक हम हाईवे बना रहे हैं जस्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो एक इमोशनल थीम के साथ, जो एक टैगलाइन, जैसे मैं पहले डिबेयर्स में था तो हमारा एक बड़ी मशहूर टैगलाइन थी, हीरा है सदा के लिए। हम उसकी इक्विवेलेंट इन गोल्ड इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं, और जो पूरी इंडस्ट्री यूज कर सके, और सारे बड़े रिटेलर्स आर ऑन बोर्ड, और हम एक गोल्ड को एक कंसिस्टेंट तरीके से
कम्युनिकेशन करके कंज्यूमर के पास लेके जाएंगे। इसमें ट्रेनिंग हो रही है पूरे इंडिया में फॉर सेल्स एम्बेसडर्स। हम करीब 17 नई टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं जो हर रिटेलर को दी जाएंगी कि अपनी दुकान में ला के दे डोंट हैव टू वरी अबाउट द नेक्स्ट डोर रिटेलर जो एप्पल आईफोन बेच रहा है या नाइकी शू बेच रहा है, बट एक अपलिफ्टमेंट ऑफ दैट। एंड चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है विजुअल मर्चेंडाइजिंग। सो बेसिक रिटेल को लेके हम रिटेल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑलराइट, अगर 2024 आपके लिए अच्छा साल था तो 2025 उससे भी बेहतर रह सकता है। आप किस तरह से खरीदें, कैसे उसको सेव करें, कैसे इन्वेस्ट करें, इसके ऊपर क्लियरली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल काफी कुछ यहाँ पर लेके आ रहा है। शुक्रिया सचिन बहुत ज्यादा हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद।